हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दरोगा, बीपीएससी, ग्रुप डी हर एग्जाम में पूछता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस में पूछे हुए हैं, सबको मैंने एक जगह इकट्ठा कर कर आप लोग के सामने लाया है। वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, अब बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेगा, बस देखते जाइए और सुनते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ठीक है। लेंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लेंस मुख्य रूप से होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं उत्तल लेंस और एक होते हैं अवतल लेंस। ये सब नोट डाउन कर दीजिएगा। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कभी कभी इंग्लिश में भी देता है कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अब मुख्य रूप से ये दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से पानी में भरा बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। किस कारण से? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल से। ये बाल्टी है, ठीक है, पानी ये भरा हुआ है। हम लोग देखेंगे तो इसका जो पेंदी होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है, ये हम लोग को उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल समझिए कि अगर पानी में हम लोग कोई छड़ी डालें इसमें तो हम लोग कैसा नजर आएगा? तो टेढ़ा नजर आएगा। छड़ी डालें तो टेढ़ा नजर आएगा। तो पानी से भरा बाल्टी हम लोग कम गहराई दिखाई देता है। स्विमिंग पूल में भी देखिएगा, जो पानी का जो ऊपर से देखिएगा तो पानी का जो लेयर है, लास्ट पॉइंट जो होता है, हम लोग को लगता है कि बहुत कम है। एक वो हो गया। और ये बाल्टी में भी देखिएगा वो, और बाल्टी में एक छड़ डाल कर देखिएगा, लकड़ी का हो या किसी चीज़ का भी, तो टेढ़ा नजर आएगा। तो किसके कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष बोला, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कई अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे हम लोग तो निकट दृष्टि दोष दूर होगा, ये याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया। मायोपिया, याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। क्वेश्चन बोलेगा कि मायोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, या फिर बोलेगा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, याद रखिएगा। अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, शक्ति में पावर। तो अश्व शक्ति जो होता है कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। आप सेट मारते होंगे या एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, आप लोग सबको पता है कि सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद रखिएगा। पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पौधे की जो पत्ती होती है उसका जो हरा रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि पौधे की पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। मानव शरीर का जो रक्त होता है उसका रंग किस कारण होता है? लाल। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे में जंग की परत चढ़ाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की जब परत चढ़ाई जाती है इस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? ठीक है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O यानी हंसने वाली गैस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है किसका मिश्र धातु है?
तो तांबा प्लस जिंक का मिश्र धातु है। एक ट्रिक भी है, ये पिताजी, ठीक है। पी से पीतल हो गया और ता से तांबा हो गया, जे से जिंक हो गया, तो पिताजी याद रहेगा। तो पीतल का जो मिश्र धातु है तांबा प्लस जिंक, वो याद रहेगा, ठीक है। तो पीतल में किसका मिश्र धातु हो, तो तांबा प्लस जिंक को मिलाकर हम लोग पीतल बनाते हैं। चलिए, किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण में सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, इंग्लिश में पूछ देता है कभी कभी। विद्युत मोटर किस रूप में बदलता है। भाई विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जस्ट इसका जो अपोजिट होता है वो होता है डायनेमो। क्या होता है, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है, क्वेश्चन आएगा कि डायनेमो किस ऊर्जा में किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन विद्युत मोटर बोल रहा है तो विद्युत ऊर्जा को यह क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। याद रखिएगा, इसका विद्युत ऊर्जा जो है डायनेमो का अपोजिट होता है, डायनेमो जो है विद्युत मोटर का अपोजिट होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है चार्जहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखिएगा, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। याद रखिएगा, ये तो कोशिका का अध्ययन हो गया। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर ही बोलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में किस प्रकार का उपयोग जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं, बिलीव मी, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, हर बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होता ही है। चाहे ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, दरोगा हो, बीपीओसी हो, ये सब किसी में फिक्स नहीं है। ये सब क्वेश्चन साइंस का हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है AgBr, एक सेकंड, क्या होता है, AgBr, ये सूत्र होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ध्यान रखिएगा, कभी कभी फॉर्मूला पूछ सूत्र पर पूछ देता है। मानव शरीर में कौन सा रक्त को शुद्ध करता है, मानव शरीर में जो रक्त होता है उसको शुद्ध कौन करता है, तो वृक्क करता है, यानी इसको किडनी भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही क्वेश्चन, याद रखिएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क यानी किडनी करता है। चलिए, क्वेश्चन है 60 नंबर, कि मनुष्य के गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछता है, याद रखिएगा। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है क्या, पथरी। जो हमारे मानव शरीर के गुर्दे होती है उसमें जो पथरी बनती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। और जो किडनी होता है, गुर्दे को किडनी भी बोलते हैं। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजी होता है किडनी का अध्ययन। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना हो, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। देखिए पीएच का फॉर्मूला या फुल फॉर्म जान लीजिए, ये हमेशा पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पीएच का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पीएच मान। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन,
पीएच का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ये याद रखिएगा। और कहाँ जा पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि? तो मस्तिष्क में पाया जाता है, नहीं दिमाग में पाया जाता है। जितने फ्रेंड क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, सब आते हैं एग्जाम में, रिपीट होते हैं बार बार। इलेक्ट्रॉन खोज किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोज किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा हुआ है। इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड के द्वारा होता है। देखिए इसको याद कीजिए इधर से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने कैसे याद किया था इसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको याद किया था। इधर तो कंफर्म याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, मतलब सीरियल बाय। और इधर याद के लिए JRC, ये मैंने बहुत पहले याद किया था ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इधर जो सीरियल सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ही रहेगा, ऊपर नीचे कभी नहीं होगा। ठीक है, और इधर का जो रहेगा JRC। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। क्या है? चैडविक, याद रखिएगा इसको। न्यूट्रॉन खोज किसने किया? तो चैडविक के द्वारा हुआ है। चलिए बताइएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए जो आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। मानव शरीर में किसे आत्महत्या की थैली कहा गया है? मानव शरीर में किसे आत्महत्या की थैली कहा गया है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है टांग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है। क्या होती है? फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। और टीबिया कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर, कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है अस्टेपी होती है, वो कान में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। आरबीसी का निर्माण मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, ये दोनों देता है, लेकिन आरबीसी का फुल फॉर्म समझिए रेड ब्लड सेल। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये क्या होता है? खुद ब खुद मर जाता है। आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, किसको? किस नाम से? इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को, ध्यान रखिएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल। और ये कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा को बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। ठीक है, और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में होती है, याद रखिएगा। बल अघूर्ण की एसआई मात्रक क्या होती है? बल अघूर्ण की एसआई मात्रक है, इसे पूछता है। ये पॉइंट याद रखिए, ये पूछता है एग्जाम में। अब तो एसआई मात्रक पूछने लगा, पिछले बार दरोगा में पूछा था पीटी में। बल अघूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या होती है? तो न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है, याद रखिएगा। न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन मीटर होती है। मनुष्य के कान में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य के कान में कितनी हड्डी होती है? तो देखिए मनुष्य के कान में, एक कान में 3 हड्डी, ठीक है, और दूसरे कान में 3 हड्डी, देन टोटल 6 हड्डी होती है। अगर सिर्फ पूछेगा कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डी होती है तो 6 हड्डी होगा। अगर पूछेगा मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डी, ये देख लीजिएगा, एक कान बोल रहा है या सिर्फ कान बोल रहा है। सिर्फ कान बोलेगा तो 6 हड्डी,
एक कान में बोलेगा तो 3 हड्डी, ठीक है। तो एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, टोटल मनुष्य के कान में टोटल 6 हड्डी होती है, ठीक है। तो एक कान में जो 3 हड्डी होती है, कौन कौन हड्डी होती है? पहला होता है इनकस, पहला हड्डी होता है इनकस, दूसरी हड्डी होती है मलेयस, ठीक है। और तीसरी हड्डी जो होती है स्टेप्स, स्टेप्स, ठीक है। इनकस, मलेयस, स्टेप्स, ये मनुष्य के कान में हड्डी होती है। 3 कान, एक कान में 3, एक कान में 3, टोटल 6 हड्डी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। ये क्या होता है? इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आज इसको ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। और याद रखिएगा, पूछेगा क्या? पावर ऑफ सेल, ये तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हो गया। और क्वेश्चन पूछेगा कि पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार सब रिपीट होता है, जो रिपीट होता है उसी को मैंने ऐड किया है यहाँ पर। क्यूसेक किसके दर को मापने की इकाई है? क्यूसेक जो है किसके दर को मापने की इकाई है? तो जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। ये पानी की जो धारा होती है, प्रवाह होती है, इसको मापता है कौन? क्यूसेक। कितनी स्पीड से ये बह रही है, कितनी स्पीड से इसकी धारा है, करंट है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो ओजोन परत की जो मोटाई को मापते हैं डप्सन यूनिट में मापते हैं, ठीक है। किस मापते हैं? डप्सन यूनिट मानते हैं। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल किस परत में ओजोन परत पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, याद रखिएगा ये, ठीक है। किस में मापते हैं? तो डप्सन यूनिट मापते हैं। ऐसे की जो मोटाई है ना, गर्मी में बढ़ जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो गर्मी में बढ़ जाती है, याद रखिएगा। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति, जितने भी क्वेश्चन है सब बार बार रिपीट होते हैं, याद रखिएगा ये। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रुप डी के लिए हो या फिर बीपीएससी के लिए हो, दरोगा के लिए हो, बिहार पुलिस के लिए हो या फिर फायर ब्रिगेड के लिए हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। पादप की कोशिका भित्ति किसी की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज का सूत्र समझ लीजिए, ये पूछता है C6H10O5 इन, ठीक है। C6H10O5 ब्रैकेट इन, ये हो गया सेल्यूलोज का फॉर्मूला। अब पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। पेड़ पौधे में भोजन संचय किस रूप में होता है? पेड़ पौधे में भोजन संचय जो है स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। अच्छा, पेड़ पौधे में तो भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। अब मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के कारण होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये मनुष्य के बारे में बोल रहे हैं। मनुष्य में भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और पेड़ पौधे में भोजन का संचय होता है स्टार्च के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? तब बेटिंग और बेस्ट नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज।
तो बोलता है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेटिंगर बेस्ट ने। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। अब इंसुलिन जो है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अग्नाशय में होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन होता है एमआरआई का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग जो सीटी स्कैन कराने जाते हैं, सीटी स्कैन कराने जाते हैं, ठीक है, तो सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटी स्कैन का कंप्यूटेड टोमोग्राफी, TOMOGRAPHY, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा इसको। पॉलिश किए गए चावल में किस विटामिन की कमी होती है, पॉलिश किए चावल में किस विटामिन की कमी होती है, तो B1 की होती है। किस किस विटामिन की कमी होती है, तो B1 की होती है, याद रखिएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का है या B1 का है थायमिन, ठीक है, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो टेंडन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछ चुका है, इससे पहले वाला में भी, और इससे पहले वाला में ये एसआई में पूछ चुका है कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। उसके बाद फिर हड्डी को मांसपेशी से तो टेंडन जोड़ता है, और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फिर से रिकॉल कीजिए। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। किस वैज्ञानिक ने जी का मान दिया था, बड़े जी का मान किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बड़े जी कैपिटल जी का मान जो है मान ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश में। देखिए कैपिटल जी का जो मान होता है, याद रखिएगा, ये पूछता है कभी कभी, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। बड़े जी का मान कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। कौन दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वृषक में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जिसको टेस्टिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। वृषक में होता है पुरुष जनन कोशिकाओं का निर्माण, कहाँ होता है, तो वृषक में होता है, इसको हम लोग टेस्टिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्री को जो नसबंदी हो जाती है उसके बाद फिर बच्चे नहीं होते हैं, तो जो नसबंदी होती है स्त्री में, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो हो गया। अब पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं, वो तो महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी कह दिए नसबंदी, अब पुरुषों की नसबंदी को क्या कहलाते हैं, बेसेक्टोमी कहते हैं। क्या होता है, बेसेक्टोमी, याद रखिएगा, जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार अच्छा होगा। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कैसी होती है, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, ये याद रखिएगा। कैसी होती है, दो धनात्मक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई कैसी होती है, फोकल लंबाई कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अवतल, एक होते हैं समझिए उत्तल होते हैं, ठीक है, एक होते हैं अवतल होते हैं। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना अच्छा है। क्या होते हैं, उत्तल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव, कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की तो फोकल लंबाई धनात्मक हो गई, अवतल दर्पण की बोलेगी फोकल लंबाई क्या हो जाएगी,
तो ऋणात्मक होगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकल लंबाई ऋणात्मक, याद रखिएगा। और एक बात बता देता हूं मैं, जैसे कि उत्तल दर्पण होता है, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, फिगर तो अच्छा सा नहीं बन रहा है लेकिन समझ लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये इसका अंदर वाला जो भाग होगा ना वो पॉलिश किया होगा, ये अंदर वाला जो भाग है वो पॉलिश किया होगा, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि जो ये बाहर वाला जो भाग है ये पॉलिश किया रहेगा, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ये हम एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र है C3H6O3, ठीक है। C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है। तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग ऐड कर देंगे। 2 + 8 + 5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन कितना हो जाएगा, तो टोटल होगा 15 हो जाएगा। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जिस तत्व में अगर टोटल 15 ऐड होता है तो इतना हम लोग जानेंगे, अगर 15 आया है तो इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 15 होगी। इस तत्व में उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 15 होगी। और परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, तो 15 होगा। परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 15 होगा। तो 15 किसका परमाणु क्रमांक है, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा जो विटामिन है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तब विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, फिलिक्विनोन। क्या हो गया, फिलिक्विनोन, बस इतना समझ लीजिए कि फिलिक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और साधारण जल का सूत्र क्या होता है, साधारण जल का जो हम लोग पानी पीते हैं H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। भारी जल का अनुभार होता है कितनी, 20। याद रखिएगा, भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है भारी जल का अनुभार। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। परमाणु बम के आविष्कारक कौन है, परमाणु बम के आविष्कारक कौन है, इसको एटम बम भी बोलते हैं हम लोग, तो ऑटो हॉन है। परमाणु बम या एटम बम का आविष्कारक कौन है, तो ऑटो हॉन है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम, तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। कैसे, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम, याद रखिएगा। और इसके आविष्कारक कौन है, ऑटो हॉन। किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से किस तत्व को जाना जाता है, ठीक है, तो वह है पारा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन सब आ चुके हैं आप इसमें देखिए। पारा का जो सिंबल होता है वो होता है Hg, पारा का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। अब पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 80। किसका, पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। और पारा का जो सिंबल होता है Hg होता है। और क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। देखिए जितने भी धातु हैं सब लिक्विड में होते हैं, लेकिन एकमात्र धातु है, ठीक है, एक तरल तत्व है, वो है पारा, याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो B और C जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा, ठीक है। वसा बोलेगा तो ADEK, वसा A भी है, D भी है, E भी है और K भी है। ये वसा में घुलनशील है और जल में सिर्फ घुलनशील है B और C है, ठीक है। तो
बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि महिला का सेक्स हार्मोन क्या कहलाता है? तो महिला का जो सेक्स हार्मोन होते हैं महिलाओं में, उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। अगर पुरुषों में होगी बात कि पुरुषों का सेक्स हार्मोन क्या कहलाता है, तो पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन होता है वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। पुरुषों का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, महिलाओं का सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है। ठीक है। देखिए दोस्त, जितने भी क्वेश्चंस थे टोटल, चाहे ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी हो, दरोगा हो या बीपीएससी हो, किसी चीज़ में हर में ये साइंस का जो क्वेश्चंस को बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने सबको इकट्ठा करके आप लोग के लिए लाया हूँ। उसको याद कीजिए। पीडीएफ भी आप बोलिएगा तो पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और इस तरह से एनसीईआरटी, लुसेंट, अक्रॉन का जो मैं पर डे अभी प्राचीन भारत चल रहा है, अगर जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी से मैं रिलेटेड करके सबको इकट्ठा करके एक बार मैं ला रहा हूँ। इधर तो चल ही रहा है इस हम लोग का सीरीज़, और बीच बीच में साइंस का, क्योंकि साइंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर 2 दिन पर आपको साइंस का 50-100 वीडियो का क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।